नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल प्रेपनोवा में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर मीटिंग 2026। करंट अफेयर का ये टॉपिक है जो कि 21 अगस्त 2026 को कहाँ पे हुई दोस्तों? ये हुई है पुणे, इंडिया में। दोस्तों, ये जो मीटिंग हुई है कम्युनिकेशंस मिनिस्टर मीटिंग, ये एक मेन एनुअल समिट नहीं है ब्रिक्स की, बल्कि क्या है, एक मिनिस्ट्रियल ट्रैक में से एक मीटिंग है। क्योंकि 13 जनवरी 2026 को 13 जनवरी 2026 में भारत को क्या मिली थी? ब्रिक्स की वो मिली थी जिम्मेदारी, ब्रिक्स समिट की चेयरशिप की जिम्मेदारी मिली थी। तो इसी के तहत ये इसकी मीटिंग है जो कि टाइम टाइम पर हुई है। एक बार फेब में हुई थी, फिर जून में हुई थी, उसी में से उसका एक पार्ट है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वनडे एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ पूछ लिया जाता है तो उसके लिए जो ये ब्रिक्स चेयरशिप 2026 हुई, इसकी थीम क्या रही? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो दोस्तों, इसकी थीम थी। अब इसमें अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो इसकी थीम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। रेजिलियंस का मतलब है संकटों से निपटने की क्षमता। इनोवेशन मींस नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। थर्ड है कॉपरेशन, मींस जो ब्रिक्स के अंदर जो कंट्रीज हैं, ये देश आपस में किस तरह एक दूसरे को संकटों से निपटने में, उनके साथ नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन को शेयर करने में कैसे अपना सहयोग देंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के प्रति अपनी कितनी प्रकार जागरूकता जो है वो बना के रखेंगे। दोस्तों, ये समिट जो है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने इसको चेयर किया। ये आप जरूर ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आ जाएगा ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर मीटिंग 2026 की चेयरशिप इंडिया के पास थी, बट इसको किसने किया, मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में आईसीटी ट्रैक ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो ये आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम जाने व्हाट इज ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रिक्स की स्थापना कब और कैसे हुई। दोस्तों, ब्रिक्स की जो शुरुआत है ये होती है 2006 से। 2006 में 4 कंट्रियां होती हैं, BRIC। ठीक है, सिर्फ इसका नाम इतना ही होता है, ब्रिक। इसके अंदर में आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। तो ये 4 कंट्रीज मिलकर के 2006 में बनाती हैं ब्रिक। ब्रिक जो था ये एक औपचारिक संगठन बनकर स्टार्ट नहीं हुआ था, बल्कि क्या था कि 2006 में इन्हीं चारों कंट्रीज के जो विदेश मंत्री थे, इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर्स, इन्होंने अपने सहयोग से इसको स्टार्ट किया और 2009 से ये इम्प्लीमेंट हुआ। मींस इसकी पहली बैठक जो थी वो रूस के यकेतेरिनबर्ग में हुई थी। उसके बाद 2010 आती है एंड 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बन जाता है। तो अभी इसका नाम ब्रिक्स से बनके क्या बन जाता है? ब्रिक्स, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का नाम जुड़ने के बाद में इसका नाम जब ब्रिक्स बन गया। अभी हम बात करें इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई का। तो दोस्तों, यूएई, इजिप्ट, ये जो बात कही है 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो 6 जो कंट्रीज हैं ये इसका पार्ट बनते हैं 2024 में। 2024 में इसका पार्ट बनते हैं और इंडोनेशिया ये बनता है 2025 में और ये बन जाते हैं 2024 में। तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई को ब्रिक्स में शामिल किया गया 2024 में। देन इंडोनेशिया 2025 में इसका पार्ट बनता है और ये एक अब केवल ब्राजील, रसिया, इंडिया या चाइना का एक ग्रुप बन के नहीं रह जाता, बल्कि क्या बन जाता है? एक ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म बन जाता है, यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है। भारत के लिए जो ब्रिक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भारत को क्या आर्थिक, कूटनीतिक, रणनीतिक और तीनों ही लेवल्स पे इसका फायदा होता है। हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो 45 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें रिप्रेजेंट करती है। अकाउंट्स फॉर अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्रमोट कोऑपरेशन इन ट्रेड,
फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ, क्लाइमेट एंड ग्लोबल गवर्नेंस को क्या करते हैं, ये प्रमोट करता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पे हमारी ये जो कंट्रीज की जो वॉइस है इसको क्या करते हैं, ये इमर्ज करता है, स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे विकास के लिए इमर्जिंग जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं ये एक दूसरे के साथ में अपने इश्यूज को क्या कर सकते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, हेल्थ, डिजिटल कॉर्पोरेशन, जो भी करंट के इश्यूज है उस पर ये अपनी चीजों को रख सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज मोर इम्पोर्टेंट इन द ग्लोबल गवर्नेंस। अब बात करते हैं इंडियाज ब्रिक्स चेयरशिप 2026। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 13 जनवरी 2026 को इंडिया को ब्रिक्स की चेयरशिप मिलती है और इंडिया इस चेयरशिप का जो थीम है ये रखता है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसी में जो ये अभी चेयरशिप हुई है इसकी जो आईसीटी टेक थीम थी ये है इनोवेटिव, कॉर्पोरेट एंड ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। अभी इंडिया को जो ये चेयरशिप मिली इसका क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या उद्देश्य है? सबसे फर्स्ट है प्रमोट डायलॉग एंड कॉर्पोरेशन अमंग ब्रिक्स नेशंस ऑन की ग्लोबल चेंजेस। जो ग्लोबली जो भी की चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे इकोनॉमिकल है, उन सब के बारे में चीजों को प्रमोट करना। देन आपस में सभी कंट्रीज मिलकर के व्यापार, तकनीकी, फाइनेंस, एनर्जी, हेल्थ इत्यादि के थ्रू क्या करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। उसके बाद आपस में मिलकर ही बिल्ड रिजिलिएंट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स फॉर द ग्लोबल साउथ, यानी कि जो ग्लोबल साउथ है उसके लिए क्या बनाएंगे, ये डेवलपमेंट मॉडल्स बनाएंगे। एनहांस रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज इन ग्लोबल गवर्नेंस। अपनी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है, ये मतलब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये ग्लोबल गवर्नेंस में क्या करेंगे, अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए बढ़ाएंगे। देन शांति को प्रमोट करेंगे, स्थिरता लेकर के आएंगे और मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन यानी कि जो बहुपक्षीय समझौते होते हैं उसके थ्रू ये प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएंगे। इंडिया की जो ये चेयरशिप है, ये इंडिया मतलब ब्रिक्स के थ्रू इंडिया की जो चेयरशिप है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, क्या करने के लिए, एक एजेंडा बनाने के लिए, मतलब कि पीपल सेंट्रिक हो, फ्यूचर रेडी हो, ग्लोबल रेलिवेंट हो, चाइना और रशिया जैसे देशों के साथ एक बहुपक्षीय मंच पर ये चीजों को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्रिक्स के बारे में, तो ये सिर्फ एक आर्थिक संगठन के रूप में नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और ग्लोबल कॉर्पोरेशन के थ्रू भी आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है दोस्तों, एक और मेन चीज थी जो पिछले इसमें मिस हो गई स्लाइड में मेरे से, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक टर्म थी NDB। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये कब इसमें इमर्ज हुआ, 2014 में। 2014 में फोर्टलेजा में ब्राजील की समिट होती है, फोर्टलेजा ब्राजील, जिसमें समिट होती है ब्रिक्स की, और ये एक थीम लेके आते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका क्या उद्देश्य रहता है, जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो प्लस जो विकासशील देश हैं यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स जो रहेंगे उसकी वित्तीय सहायता यानी कि उसको फाइनेंशियल एड देने की थीम लेके आते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका जो एक आइडिया था ये कब आता है, 2014 की फोर्टलेजा समिट यानी ब्राजील में ये समिट होती है। ठीक है, इसमें ये इस आइडिया को लेकर के आते हैं और 2015 से ये बैंक जो है वर्किंग है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है चाइना के संघाई में। ठीक है, नेक्स्ट अबाउट द कम्युनिकेशंस मिनिस्टर मीटिंग। अभी जो ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ पहले भी आपको कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के ये मीटिंग हुई
और इसकी जो की हाइलाइट्स रही ये थे कि पार्ट ऑफ द ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक 17-21 अगस्त 17 से 21 अगस्त 2026 को ये मीटिंग रही, जिसको कि भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऑर्गेनाइज किया। इसका होस्ट सिटी था पुणे और इस मीटिंग को चेयर किया था ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। इसके अंदर में 7th ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग फॉर कॉपरेशन की जो ये मीटिंग थी ये 7th ब्रिक्स ग्रुप मीटिंग थी और इसके डिजिटल ब्रिक्स फोरम एंड एक्सपो 12th ब्रिक्स कम्युनिकेशन मीटिंग और मंत्रियों की जो थी ये 12th ब्रिक्स कम्युनिकेशन मीटिंग थी। इसका की फोकस एरिया रहा एआई पे, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, डिजिटल स्किल एंड इंक्लूजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से गवर्नेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड एग्रीकल्चर, इसमें ये कितना इंपॉर्टेंस प्ले कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी आज बिल्कुल एकदम ग्लोबल चिंता का विषय बना हुआ है, तो इसमें क्या ट्रस्टेड आईसीटी सिस्टम्स रहने वाले हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, डिजिटल नेटवर्क को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक उसकी किस तरह से हम जनता की जो पब्लिक की आइडेंटिटी है उसको पेमेंट का मोड, डाटा एक्सचेंज, सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा के बारे में इसमें डिस्कस किया गया जो फोकस एरियाज रहे। एंड नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क के बारे में 5G 6G स्मार्ट सिटीज, IoT, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आदि के बारे में, और डिजिटल स्किल एंड इंक्लूजन, डिजिटल लिटरेसी, स्किलिंग, स्टार्टअप्स, इंक्लूसिव डिजिटल ग्रोथ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये एक सिक्योर, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, रेजिलिएंट डिजिटल इकोसिस्टम को लेकर के आएगा। स्ट्रेंथ करेगा किस चीज के लिए? कॉपरेशन को स्ट्रेंथ करेगा किसके बीच? ब्रिक्स कंट्रीज के बीच। कहाँ पे? आईसीटी सेक्टर में, यानी जो उनका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है ब्रिक्स कंट्रीज का, उसको ये क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा। इसके अलावा डिजिटल इंफॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसकी थीम जरूर ध्यान रखना बच्चों, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसके बाद में है BRICS and the Global South. BRICS serve as a strong platform for the aspirations and priorities of the Global South. जो हमारा Global South है, वैश्विक साउथ दक्षिणी क्षेत्र है, उसके लिए BRICS क्या करता है? एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के तौर पर खड़ा रहता है। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो कॉमन चैलेंजेस हैं उनको फेस करता है, और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज अपने कॉमन चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का है या फिर उनकी इकोनॉमी का है, जो भी है उस इश्यूज को ये क्या करता है? एड्रेस करता है ग्लोबल लेवल पे। एंड देन उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू हम किस तरह से इस डिजिटल डेवलपमेंट में और ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं उसको ही प्रमोट करता है। टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को सपोर्ट करता है, इनोवेशन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता है, और इसके अलावा डिजिटल पॉलिसी मेकिंग में जो एक वॉइस कलेक्टिव होनी चाहिए, मींस एक हम खुद काम कर रहे हैं, एक हम 5-6 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सबका ब्रेन अलग अलग यूज हो रहा है, सब एक अलग अलग आइडियाज दे रहे हैं, तो ये उस चीज को क्या करता है? कलेक्टिव वॉइस के थ्रू स्ट्रेंथन करता है और हेल्प क्रिएट ए मोर इक्विटेबल, जस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में ये एक हेल्प करता है। इंडिया की किसमें क्या सिग्निफिकेंस रहने वाली थी इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। देन फिर भी एक बार आपके की पॉइंट्स मेंस के पर्सपेक्टिव से, डिजिटल डिप्लोमेसी, इंडिया इसमें अपनी जो डिजिटल डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस है पार्टनर कंट्रीज के साथ उसको शेयर कर सकता है। एआई, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, direct public inclusive growth and future networks are key areas for the collaboration of this summit and global south leadership. India इसमें पोजीशन को अपने को क्या बना सकते हैं? ब्रिज के तौर पे बन सकता है, मतलब टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट नीड्स के बीच में एक ब्रिज के तौर पे काम कर सकता है। और जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स और प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर क्या जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकता है, बिकॉज हम खुद अपना मेड कर सकते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है ये उसको एनहांस करेगा, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट होंगे एंड जॉब क्रिएशन में काफी हेल्प करने वाली है। अब दोस्तों हम बात करें यूपीएससी या किसी भी वनडे एग्जाम्स के प्रीलिम्स की फैक्ट्स के हिसाब से, तो सबसे पहले ये क्या इवेंट था? 12th कम्युनिकेशन सेमेस्टर मीटिंग रहने वाली थी जो कि 17 से 21 अगस्त तक चली है, ये पुणे महाराष्ट्र में। इसकी जो अध्यक्षता है वो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने की। ब्रिक्स की जो चेयरशिप है 2026 की, किसके पास है? इंडिया के पास है। और इस चेयरशिप की थीम इंडिया ने रखी है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी।
इसके थ्रू आईसीटी जो अभी ये कम्युनिकेशंस की मीटिंग हुई, इसकी ट्रक थीम थी इनोवेट, कोऑपरेट एंड ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसमें 11 कंट्रीज हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2006 में यहाँ पे सिर्फ 4 मेंबर्स थे, उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका मिलते हैं, 5 मेंबर्स बन जाते हैं, फिर 2024 में इसमें अगेन आपके 5 मेंबर्स मिलते हैं और 25 में फिर इंडोनेशिया लास्ट मेंबर इसमें शामिल होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के एग्जाम में या किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या इससे टॉपिक बन सकता है, तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो रहने वाला है ब्रिक्स किस प्रकार ग्लोबल साउथ के लिए वैश्विक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म बन रहा है। ब्रिक्स किस तरह से बन रहा है, तो इसकी जो अप्रोचेस पॉइंट्स मैं आपको अगर बता दूं तो सबसे पहले ये जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उसका ग्लोबल लेवल पे एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन करने वाला क्षेत्र है। दूसरा, जो ट्रेड, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एनर्जी, क्लाइमेट में कॉपरेशन के साथ काम कर सकते हैं। डिजिटल कॉपरेशन थ्रू डीपीआई, एआई, साइबर सिक्योरिटी, फ्यूचर नेटवर्क एंड डिजिटल स्किल। एंड देन फोर्थ इज ग्लोबल गवर्नेंस को रिफॉर्म करने के लिए जो ग्लोबल साउथ की एक वॉइस है ये इसको मजबूत कर सकता है। और प्रमोटिंग स्ट्रेटेजी, ऑटोनॉमी एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू टेक्नोलॉजी पावर्स, यानी कि जो कुछ एक कंट्रीज है जिनके पास टेक्नोलॉजी पावर्स है उनके ऊपर क्या ये डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों ब्रिक्स जो है ये एक ऑल्टरनेटिव एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लोबल लेवल पे इंक्लूसिव, इक्विटेबल और रिप्रेजेंटेशन को प्रोजेक्ट करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखेंगे। एंड ये सबमिट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में 2-3 की पॉइंट्स हैं, कहाँ हुई, किसने अध्यक्षता की, कब थे, और ब्रिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक कब बना, क्या था इसका मेन वो। मैंने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको बताया था, और इसके अलावा भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैं इसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।